हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये पिछले बीपीएससी में भी जो सेक्शन 1 है हिस्ट्री का, उसमें क्वेश्चन पूछा था। हालांकि मात्र 8 मार्क्स का पूछता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे लिखा जाए। हम लोग पढ़ेंगे तो एक जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है उसको लेने की कोशिश करेंगे, और बाद में मौका मिले तो ये भी बताएंगे कि कैसे इसको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखा जा सके, है ना। तो सबसे पहले इसमें होता है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, है ना। कि अगर आता है क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन के लिए है कि मौर्यन आर्ट इज एन आर्ट। सिंपल डेफिनेशन है कि मौर्यन आर्ट क्या है? एक आर्ट है जो क्रिएटेड बिटवीन 4th and 2nd century BC अंडर द मौर्यन एम्पायर। इसलिए तो इसको मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते हैं ना। जो मौर्यन आर्ट मौर्यन समय में, मौर्यन पीरियड के समय बना, उसे ही मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते हैं। तो वो कब था? 4th century से 2nd century BC तक था, है ना। 321 BCE से 185 BCE तक था। तो या तो आप डायरेक्टली डेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा है ना, अच्छा लगता है देखने में। 4th century to 2nd century BC, विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर टू कंट्रोल मच ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और यही जो मौर्यन एम्पायर है, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने वाला पहला एम्पायर था। ये लिख सकते हैं। दूसरी चीज दिखा सकते हैं, इट मार्क्ड सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियन आर्ट फ्रॉम यूज ऑफ वुड टू स्टोन। इससे पहले जो इंडियन आर्ट था उसमें वुड का यूज होता था, है ना। जैसे मौर्यन पीरियड के समय ही जो पैलेस मिला है वो वुडन पैलेस है, लकड़ी से बना हुआ पैलेस है। लेकिन अब इसके बाद जब पिलर बना हो, स्तूप्स बना हो, या जो बहुत सारे स्कल्पचर मूर्ति बने हो, ये सब क्या है? ये सब स्टोन से बना है। सो इसलिए कह रहा है कि दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। जो मौर्यन आर्ट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट मार्क्ड ए शिफ्ट, है ना। कहां से शिफ्ट? कि पहले वुड यूज होता था, अब स्टोन यूज होगा। इट वॉज ए रॉयल आर्ट दैट मौर्यन रूलर्स पर्टिकुलरली अशोका सपोर्टेड, है ना। इसमें देखेंगे कि मौर्यन, इसको आपने लिखिएगा कि मौर्यन जो आर्ट है इसको दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, आगे ये वाला बात आएगा। एक को बोलते हैं कि कोर्ट यार्ड, जिसमें कि सरकार का सपोर्ट रहता है, राजा का सपोर्ट रहता है। और दूसरा पॉपुलर आर्ट था जो आम आदमी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपने लिख सकते हैं ना। आप ये जरूर लिख सकते हैं कि द मोस्ट नोटेबल सर्वाइवर्स, जो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, इंक्लूड पिलर्स, स्तूपास एंड केव्स। तो पिलर्स जो अशोका टाइम का है, या जो मौर्यन पीरियड का पिलर्स हैं, स्तूप्स हैं, सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। पिलर्स कैसे थे, स्तूप्स कैसे थे, केव्स कैसे थे। तो ये केव्स, स्तूप्स और पिलर्स ऐसे हैं जो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा है इन्फ्लुएंस किसका था मौर्यन आर्ट पर। पहला हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और अगर 8 नंबर का है तो इंट्रोडक्शन छोटा लिखेंगे कि दिस इज द आर्ट फॉर्म दैट डेवलप्ड बिटवीन 4th century to 2nd century BC अंडर द मौर्यन रूलर व्हिच कंट्रोल्ड होल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इतना बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है। फिर दूसरा लिखेंगे कि इन्फ्लुएंस, है ना। इन्फ्लुएंस क्या रहा? तो इस पर दो चीजों का इन्फ्लुएंस हुआ। एक तो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस हुआ, तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है। बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस मतलब जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसका इन्फ्लुएंस है। कैसे? जो स्तूप है ये बुद्धिज्म के द्वारा ही प्रचलित किया गया। हालांकि स्तूप ऋग्वेदिक पीरियड के समय से ही भारत में प्रिवेलेंट थे, पर इसका जो प्रचार प्रसार हुआ बुद्धिज्म के दौरान, ये बहुत लार्ज स्केल पर बनने लगे, पॉपुलराइज्ड हुआ बुद्धिज्म के द्वारा, वो इन्फ्लुएंस है। जैसे और क्या है, जो केव्स बनते थे जनरली बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका का पूजा पाठ करने के लिए या रहने के लिए बनते थे, वहां भी इन्फ्लुएंस दिख सकते हैं। जो पिलर्स है, ये जो पिलर्स है, पिलर्स पर जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते थे, वो बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भी रहते थे, वहां भी बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। और दूसरा है एकेमेनियन। एकेमेनियन, एकेमेनियन कह सकते हैं या एकेमेनिड भी कह सकते हैं आप। एकेमेनियड, एकेमेनियड, है ना। एकेमेनियन जो एम्पायर, ये एक एम्पायर थी जो अभी का, है ना, ईरान है, जो पर्सिया है, वहां पर एक एम्पायर थी, वहां पर एक राजवंश था जिसको एकेमेनियन एम्पायर का नाम दिया गया। तो वो एकेमेनियन एम्पायर से इंस्पायर्ड है। कैसे? जो आप अशोका का पिलर देखते हैं, सबसे पहली बार पिलर लिखने की प्रथा कहां हुई थी? एकेमेनियन एम्पायर में हुई थी। इसको देखते हैं। तो ये जो मौर्यन आर्ट है, इस पे इन्फ्लुएंस किसका है? मेनली टू थिंग्स का इन्फ्लुएंस है। पहला रिलीजियस इन्फ्लुएंस है। रिलीजियस इन्फ्लुएंस कैसे? कि बुद्धिज्म बिकेम मोस्ट पॉपुलर इन सोशल रिलीजियस मूवमेंट, सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस स्कल्पचर प्रोमिनेंट, जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, उसमें भी रिलीजियस रिलीजियस स्कल्पचर्स हैं। और हमने क्या बताया कि जो पिलर्स हैं इसमें बुद्धिज्म से रिलेटेड मैसेज दिए गए हैं, यहाँ भी बुद्धिज्म का इंपैक्ट देख सकते हैं। जो केव्स है, दीज केव्स वर बुद्धिस्ट विहारास। जनरली ये केव जो था ये बुद्धिस्ट विहार है जहां पर बुद्धिज्म से रिलेटेड साधु लोग रहते हैं, यहाँ भी इंपैक्ट देख सकते हैं। जो स्तूपा है, इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय बुद्धिज्म, सो इट वाज फॉर द पर्पस ऑफ बुद्धिज्म। जो बुद्ध भगवान से रिलेटेड कुछ रेलिक्स हैं, वस्तुएं जो बुद्ध भगवान ने यूज किया हो, कोई बोधिसत्वा ने यूज किया हो, जो बोधिसत्वा को एक तरीका से बुद्ध का ही मान्यता मिला हुआ है ना, जो अपने
निर्वाण को त्याग दिया है लोगों का भलाई के लिए, उसे बोधिसत्व कहते हैं। तो उनके द्वारा जो यूज किए गए वस्तुएं उनको रखा जाता है स्तूप के अंदर, और बुद्धिज्म के लोग इनको श्रद्धा भाव से इनको एक मेडिटेटिव प्लेस के रूप में देखते हैं। तो स्तूपा हो, केव्स हो, पिलर्स हो, या फिर स्कल्पचर हो, सब जगह तो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। इसलिए कहा गया है कि जो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उस पर बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस दिखता है। दूसरा है फॉरेन इन्फ्लुएंस। जो पहला 3 मौर्यन एम्परर है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका, इनका बहुत अच्छा रिलेशन था हेलेनिस्टिक वेस्ट और एकेमेनिड्स, इसको क्या कहेंगे, एकेमेनिड्स एम्पायर ऑफ ईरान, मेन रूप से इसी का इन्फ्लुएंस था। अब आपको ये वर्ड रट लेना पड़ेगा, एकेमेनिड्स या एकेमेनियन भी आप बोल सकते हैं। एकेमेनिड स्पेलिंग के साथ आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। तो आप एकेमेनिड्स याद कर लीजिए या एकेमेनियंस याद कर लीजिए। ये एक एम्पायर का नाम है जो अभी के ईरान या उस समय का जो पर्सिया था वहां था, और सबसे पहली बार यही एडिक्ट्स और यही जो इसका जो पैलेस था, जो राजमहल था, उससे भी जो पाटलिपुत्रा में राजमहल बनाया गया वो भी इसी से इन्फ्लुएंस था। जो पिलर्स हैं, पिलर्स सबसे पहली बार यही एकेमेनिड्स के राजाओं ने बनाया, वहां से इन्फ्लुएंस है। जो एडिक्ट्स है, एडिक्ट्स मतलब कि आप पत्थर पर लिखवा दीजिए और जनता में प्रचार प्रसार करने के लिए पत्थर को अलग अलग जगह पर गड़वा दिया जाना, ये क्या है कि एडिक्ट्स का एग्जाम्पल है। एडिक्ट्स बेसिकली जो पुराने पत्थरों पर लिखे हुए चीजें मिलती है, या जो बहुत सारे मेटल के भी पिलर्स हो सकते हैं उस पर लिखे हुए मिलते हैं, उसको एडिक्ट्स कहते हैं, है ना। तो जो एडिक्ट्स की प्रथा चालू हुई कि अशोक पिलर पर लिखवाएंगे, स्टोन्स पर लिखवाएंगे, आयरन पिलर्स पर लिखवाएंगे, और वो लिखा के क्या करेंगे, है ना, यानी कि जो पत्थर पर लिखवा के बेसिकली जनता में बंटवा देंगे, बहुत जगह जगह गड़वा देंगे ताकि जनता वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। तो ये एडिक्ट्स हो, ये पिलर्स हो, ये पैलेस हो, सब कहां से इन्फ्लुएंस है, एकेमेनिड एम्पायर से इन्फ्लुएंस है। तो आपको ये एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर मौर्यन आर्ट आता है सबसे पहले छोटा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर लिखेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन एम्पायर, और इन्फ्लुएंस में हम ऐसे अगर फिगर के रूप में दिखाना चाहते हैं तो इस तरह दिखा सकते हैं कि बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस था, और दूसरा आप दिखा सकते हैं एकेमेनिड्स इन्फ्लुएंस, एकेमेनिड्स इन्फ्लुएंस, जो एकेमेनिड एम्पायर था एट परसेपोलिस। परसेपोलिस मतलब क्या हुआ कि इसका राजधानी परसेपोलिस था, आगे आएगा, है ना। जो ये एकेमेनिड एम्पायर है इसका राजधानी परसेपोलिस था, वहीं का पैलेस से अशोक का पैलेस इंस्पायर्ड है, वहीं का पिलर से अशोक का पिलर इंस्पायर्ड है। तो आप ये फिगर ऐसे करके दिखा सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस में आप लिखा सकते हैं कि विहार जो केव्स है, ब्रैकेट में आप केव्स लिख दीजिए, तो बिहारा जो केव्स को यूज करता था, जो पिलर्स पर बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑन पिलर्स, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। या आप दिखा सकते हैं कि जो रिलीजियस स्कल्पचर्स, तो ये क्या है, बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस है। और एकेमेनिड इन्फ्लुएंस हमने बताया कि जो पैलेस है, जो पिलर्स है, आगे पिलर्स पर तो हमें बहुत लंबी चर्चा करनी है, तो उसमें देखेंगे कि कैसे एकेमेनिड एम्पायर से इन्फ्लुएंस था, ये दोनों दिखाएंगे। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मौर्यन आर्ट, है ना। ये जो मौर्यन आर्ट है इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। जो मौर्यन आर्ट है इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे? एक को बोलेंगे कोर्ट इनिशिएटिव। कोर्ट इनिशिएटिव मतलब जिसको राजा का मदद मिला, जिसको राजा का फंडिंग मिला, जिसको राजा के द्वारा जिसको फंडिंग किया गया। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े आर्किटेक्चर थे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा पिलर है, तो क्या पिलर को एक अकेला व्यक्ति क्यों बनवाएगा पिलर, है ना। क्यों उतना पैसा बर्बाद करेगा, और उतना क्षमता भी शायद ना हो। तो जैसे पिलर्स हो, जैसे पैलेस हो, जो राजा का पैलेस बना, राजमहल बना, आम व्यक्ति उसमें क्यों पैसा लगाएगा। तो चाहे पैलेस हो या फिर क्या हो, केव्स हो, केव्स जो गुफाएं बनाई जाती थी, क्या एक आम आदमी गुफा बना सकता है उस समय? नहीं बना सकता है। उस समय तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि बहुत राजा है तो गुफा बना लो। उस समय तो जो राजा होते थे वो राजा राजा ही है, सिर्फ जो किंग किंग ही राजा है ना। अमीर के सेंस में कह रहे हैं कि कोई अमीर व्यक्ति है तो केव क्यों बनाएगा, बहुत कम चांस है। फिर स्तूपा है। तो ये 4 है जो कोर्ट इनिशिएटिव कहलाता है। कोर्ट इनिशिएटिव मतलब दीज आर्किटेक्चर्स वर फंडेड बाय द गवर्नमेंट और द किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दीज वर सपोर्टेड बाय द किंग्स। इनको सपोर्ट था किंग का, ये किंग के द्वारा करवाया जा रहा है। और दूसरा था पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट मतलब जो जनता के द्वारा बनाया जा रहा है। जैसे स्कल्पचर जो मूर्ति है, राजा सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, स्कल्पचर तो बनेगा ही ना। स्कल्पचर एक मूर्ति बनाने में राजा का सहयोग क्यों लिया जाएगा। अगर आज भी विष्णु भगवान का कोई छोटा सा मूर्ति बना रहा है तो राजा का सपोर्ट नहीं लिया जाएगा। तो ये जो स्कल्पचर है या जो पोट्री है उस समय का, पोट्री मतलब जो घड़े हैं, तो घड़े तो जनरल यूज के लिए या इवन इफ इट इज मेड फॉर डेकोरेटिव पर्पस, गवर्नमेंट का सपोर्ट का आवश्यकता नहीं है, राजा का आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे कोर्ट इनिशिएटिव, दूसरा को बोलेंगे पॉपुलर आर्ट। तो कोर्ट आर्ट है या जिसको कोर्ट इनिशिएटिव बोलते हैं, इसको सपोर्ट मिलता था राजा के द्वारा। जैसे पैलेसेस, राजमहल जो है, पिलर्स जो बड़े बड़े खंबे बनते थे, आगे देखेंगे स्तूप्स या केव्स, ये क्या है,
कोर्ट इनिशिएटिव है, कोर्ट आर्ट है। दूसरा पॉपुलर आर्ट था जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, इसमें राजा से फंडिंग नहीं था, इसमें राजा का सपोर्ट नहीं था, ये जनता में पॉपुलर थी इसलिए ये चीजें को बनाया जाता था, जनता में यूज करने के लिए बनाया जाता था। जैसे पोट्री, पोट्री मतलब घड़ा है ना, जो मिट्टी का बनता है घड़ा टाइप का, या स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स मतलब जो मूर्ति है ना, तो मूर्ति क्या किस कैसे रहेगा, कोर्ट इनिशिएटिव रहेगा, सॉरी पॉपुलर इनिशिएटिव रहेगा, पॉपुलर आर्ट रहेगा। तो पहला कोर्ट आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। देयर वाज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर ऑन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट पर किसका इन्फ्लुएंस रहेगा, है ना, मौर्यन एम्पायर का इन्फ्लुएंस रहेगा। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एडिक्ट्स एंड पिलर मेड बाय द रॉयल कोर्ट ऑन डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ किंग हिमसेल्फ। ये राजा के डायरेक्ट ऑर्डर पर बनते थे। कोर्ट आर्ट को 4 सब कैटेगरी में बांटा जाता है, पैलेस, विहारा यानी केव्स, पिलर्स एंड स्तूपाज। ये चारों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। पहला पैलेस है, पैलेस का मतलब राजमहल, जहां राजा रहते थे। तो राजमहल किसके कहना पर बनेगा, राजा के कहने पर बनेगा, यानी ये क्या है, कोर्ट आर्ट है, कोर्ट इनिशिएटिव है। इट वाज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, इट वाज फंडेड बाय द गवर्नमेंट, इट वाज मेड आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सब कुछ गवर्नमेंट या कहें कि उस समय का जो राजा थे उनका इसमें परछाई दिखता है, यानी पैलेस। पैलेस के बारे में देखिए 2 कोट आपको लिखना पड़ेगा। पहला जो ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज था, इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ही डिस्क्राइब्ड द पैलेसेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ द मैनकाइंड। एग्जाम में आपको ये लाइन एग्जैक्टली लिखना है, तो इसको रट लीजिए क्या, कि जो पैलेस था, जो राजमहल था, उसको मेगास्थनीज ने कहा है कि इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ द मैनकाइंड। ये मैनकाइंड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, सबसे महान क्रिएशंस में से एक है राजा का पैलेस। पहला ये आपको छाप देना है, जैसे पैलेस पे आप लिख रहे हैं, पहला लिखिए कि मेगास्थनीज सेड दैट these are one of the greatest creations of the mankind। किसके बारे में बोल रहा है, पैलेसेस के बारे में बोल रहा है। दूसरा जो फाहियान है, जो गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए, लेकिन उस समय भी शायद ये राजमहल मौजूद होंगे, उन्होंने इस राजमहल को देखा होगा। उन्होंने ही कॉल्ड मौर्यन पैलेसेस एज गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स, कि व्यक्ति तो ऐसा बना ही नहीं सकता, इसको पक्का है कि भगवान ही बनाया होगा। और हमारे यहाँ तो जो विश्वकर्मा भगवान है उनका काम ही होता है, इंजीनियर जो है, इंजीनियर का देवता विश्वकर्मा भगवान उनका काम होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आए कि मौर्यन आर्ट में 2 पार्ट है, एक है कोर्ट आर्ट, उसमें पहला है पैलेस। पैलेस आए तो उसमें लिखना है कि मेगास्थनीज कॉल्ड द पैलेसेस एज द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ द मैनकाइंड एंड फाहियान सेड दैट दीज आर गॉड गिफ्टेड माउंटेन्स, है ना। फाहियान ने मौर्यन पैलेसेस को कहा गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स। ये व्यक्ति की बस की बात नहीं है, इनको पक्का भगवान ने गिफ्ट किया होगा। तो गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स, और दूसरा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड, ये दोनों दिखना चाहिए आंसर में। दूसरा है पर्शियन इन्फ्लुएंस। ये जो पैलेस है, ये जो राजमहल है, इस पर इन्फ्लुएंस किसका दिखता है, पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता है। द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज इंस्पायर्ड बाय एकेमेनिड पैलेसेस एट परसेपोलिस इन ईरान। ईरान की जो एकेमेनिड एम्पायर था, इसका राजधानी परसेपोलिस था, इसलिए कहा गया है कि जो एकेमेनिड पैलेस एट परसेपोलिस था, वैसा ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो था पाटलिपुत्र में, वो दिख रहा है। तो एक तरफ क्या है, मौर्य एम्पायर है, तो मौर्य एम्पायर के कंपैरेटिव वहां पर कौन सा एम्पायर है, एकेमेनिड एम्पायर। मौर्य की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र, तो उसकी राजधानी कहाँ है, परसेपोलिस। मौर्य कहाँ है अभी, पटना के आसपास, तो उस समय ईरान का जो अभी ईरान है वहां पर ये मौजूद था, है ना। परसेपोलिस कहाँ था, ईरान में मौजूद था। या जैसे अभी इंडिया में मौर्यन एम्पायर को पढ़ते हैं, वैसे ईरान में एकेमेनिड एम्पायर को पढ़ते हैं, जिसकी राजधानी परसेपोलिस था। तो पूरी तरह से ये जो राजमहल है मौर्यन एम्पायर का, वो इन्फ्लुएंस था, उनमें झलक दिखता है जो एकेमेनिड एम्पायर का पहले से परसेपोलिस पर। मटेरियल कैसा यूज किया गया है, वुड वाज द प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। ये जो पैलेस है, जो राजमहल बनाने में वुड का इस्तेमाल किया गया। आप अगर कभी आपको संजोग से प्रधानमंत्री ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखे हो, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज, जो जवाहरलाल नेहरू की किताब से बनाया हुआ एक इस पर सीरियल भी है, मतलब आप कह सकते हैं कि ड्रामेटिक क्रिएशन है, जिसमें अनुपम खेर शायद रहते हैं, बताने हाँ शायद अनुपम खेर ही रहते हैं। उसमें दिखाया गया है ना, कि कैसा उस समय का राजमहल होगा, है ना। तो फ्लोर का था, सेकेंड 2-3 क्या उसको बोलते हैं, फ्लोर का था, और सभी में मिट्टी का यूज किया गया था, और बीच बीच में पिलर के रूप में भले स्टोन्स का यूज किया गया था। तो पिलर्स किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है, लेकिन जो ये फ्लोर टाइप का है, ये फ्लोरिंग किससे किया गया है, ये फ्लोरिंग पूरी तरह से वुड का किया गया है। तो वुड इज द प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड, है ना। एग्जांपल क्या है,
मौर्यन कैपिटल एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में जो राजधानी था वहां से मिला है। अशोकाज पैलेस एट कुम्हरर, है ना, अशोका का जो कुम्हरर में पैलेस मिला है। चंद्रगुप्त मौर्यज पैलेस, है ना, यही है मौर्यन कैपिटल एट पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजधानी मिला है, जो राजमहल मिला है पाटलिपुत्र से, और अशोक का जो मिला है कुम्हरर से। आप गए होंगे, ये देखिए एक्सकेवेशन हो रहा है कुम्हरर में, यहाँ से ये सब हमें चीजें पता चलती है कि जो अशोका का राजधानी था, जो अशोका का राजमहल था, वो बेसिकली वुड से बना हुआ था, बीच में पिलर जो है वो स्टोन्स का बना हुआ था। सो प्रिंसिपल मटेरियल वाज वुड बट द पिलर्स वर ऑफ स्टोन्स, है ना, ऐसा था। जो इसका एग्जांपल क्या है, अशोकाज, अशोकाज पैलेस एट कुम्हरर, जो कुम्हरर पटना में है जगह, यहां पर से अशोका का पैलेस मिला। और चंद्रगुप्त मौर्यज पैलेस एट पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्यज पैलेस जो पाटलिपुत्र में है, वहां पर मिला है चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस, है ना। तो हम जब पैलेस के बारे में पूछा जाए तो क्या लिखना है, इट वाज द कोर्ट इनिशिएटिव, पहला चीज। दूसरा चीज क्या लिखना है, दूसरा चीज क्या लिखना है कि इनके बारे में मेगास्थनीज ने कहा है कि इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ द मैनकाइंड। फाहियान ने क्या कहा है कि दीज आर गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स। फिर लिखना है कि प्रिंसिपल मटेरियल वाज वुड एंड इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द अकेमेनिड एम्पायर एट परसेपोलिस इन ईरान। और फिर लिख देना है कि एग्जाम्पल के रूप में अशोकाज पैलेस एट कुम्हरर एंड चंद्रगुप्त मौर्य पैलेस एट पाटलिपुत्र, जिसमें हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरा है केव आर्किटेक्चर। केव बेसिकली कुछ नहीं था, ऐसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है ना, बहुत बड़ा पहाड़ है, इसमें थोड़ा सा कट करके केव बनाया जाता था, है ना, गुफा बनाया जाता था। बेसिकली जो मंक थे, खास करके जो बुद्धिस्ट मंक्स थे, है ना, या फिर इवन जैन मंक्स थे, या इवन आजीविका सेक्ट से रिलेटेड मंक थे, तो ये भटकते रहते थे, है ना। इनके पास खुद का घर नहीं होता था, क्योंकि ये अपरिग्रह की पॉलिसी को फॉलो करते थे, ये सब कुछ त्याग चुके थे, भिक्षुक बन चुके थे। तो जो जब मानसून आता था, जब बारिश के दिन आता था, तो इनको कहीं ठहरना होता था। अब अगर शहर में ठहरते हैं, गांव में ठहरते हैं, तो साधु तो खत्म हो जाएगा, है ना। साधु दिल्ली में रह के किसी कोई साधु बनना बहुत मुश्किल बात है, हिमालय में रह के साधु बनना थोड़ा आसान है ना, वो भी बहुत मुश्किल है, पर दिल्ली में रह के साधु बनना या पटना में रह के आप साधु नहीं बन सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करते थे ये कि शहर में नहीं रहते थे, इनके लिए ये केव बनाया जाता था और यही केव में ये रहते थे। तो केव को विहार की तरह यूज किया जाता था, यानी रहने के लिए। और केव को जब वर्शिप के लिए यूज किया जाता था तब उसको चैत्या कहते थे। तो सम केव्स कैन बी चैत्याज आल्सो वेयर दे विल वर्शिप द गॉड्स एंड गॉडेसेस। जैसे बुद्धिज्म से रिलेटेड अगर पूजा कर रहे हैं, ऐसे केव में पूजा के लिए बनाया गया तो उसको चैत्या बोलेंगे, और रहने के लिए बनाया गया तो विहार बोलेंगे। यही विहार बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट था बिहार में, इसलिए नाम बिहार पड़ गया। तो ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड केव्स वर जनरली यूज्ड एज विहारास। केव्स को जनरली विहार की तरह यूज करते थे, यानी रहने का स्थान था, खास करके मॉनसून पीरियड में रहने के लिए। दैट इज लिविंग क्वार्टर्स बाय द जैन एंड बुद्धिस्ट मंक्स के द्वारा यूज करते थे। की फीचर्स क्या था, द केव्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वर मार्क्ड बाय हाईली पॉलिश्ड फिनिश। केव जो मौर्यन पीरियड का जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी आर्किटेक्चर है, फॉर एग्जांपल पिलर, पिलर इतना पॉलिश रहेगा कि आपको आपका चेहरा उसमें दिखेगा आईना की तरह। या फिर इवन हम बात करें इनके जो पुट्री थे, आगे देखेंगे पुट्री के बारे में, जिसको हम लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, है ना। ये भी क्या था, एकदम पूरा शाइनिंग सरफेस रहेगा। उसी तरह हम केव के बारे में बता रहे हैं कि जो मौर्यन टाइम का जो केव्स हैं, दीज आर हाईली पॉलिश्ड केव्स, है ना, पूरा पॉलिश्ड है। ऑफ द इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवे। गेट कैसा रहेगा, डेकोरेटिव, जैसा देखिए ये गेट, यहाँ डेकोरेशन दिख रहा है ना, तो गेट तो डेकोरेटिव रहेगा और अंदर से पूरा पॉलिश रहेगा। ये दोनों आपको लिखना है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 7 केव्स, जिसको एक साथ सतघरवा भी कहा जाता है, इन द मखदूमपुर रीजन ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। गया से थोड़े से दूर में है, तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में मखदूमपुर ब्लॉक है। मखदूमपुर एक ब्लॉक है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वो जो मखदूमपुर ब्लॉक है, वहां पर 7 केव्स मिला है, उस सातों को एक साथ कहा जाए तो सतगरवा कहते हैं। एंड दीज वर क्रिएटेड बाय मौर्यन एम्परर, सो फॉर द आजीविका सेक्ट एज वेल एज बुद्धिज्म के लिए, आजीविका के लिए भी और बुद्धिज्म के लिए भी जनरली बनाया गया था ना। अभी देखिए कि ये विहार के रूप में यूज होता था। इसमें ये जो 7 केव्स है, जिसे सतघरवा कहते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं बारावर केव्स, बराबर जगह है इसलिए बराबर केव्स, बराबर की पहाड़ी में बना है। दूसरा है नागार्जुनी केव्स, है ना, नागार्जुनी केव्स, जो नागार्जुनी का पहाड़ी है उस पे बनाया गया, तो नागार्जुनी केव्स और बराबर केव्स। हमने क्या बताया, हमने बताया जो केव्स थे मौर्यन पीरियड में, ये एक कोर्ट आर्ट था। कोर्ट आर्ट का मतलब कि ये राजा के द्वारा बनवाया जाता था। ठीक है, क्यों बनवाया जाता था, ताकि जो भिक्षुक है वो यहाँ रह सकते हैं,
सो दीज वर यूज्ड एज विहारास बाय द मंक्स। मंक्स इसको विहारा के रूप में यूज करते थे। तीसरा हमने क्या देखे कि इंटीरियर अंदर से पूरा पॉलिश रहेगा और बाहर से जो गेट रहेगा डेकोरेटिव गेटवे रहेगा, गेट पूरा डेकोरेटिव रहेगा। फिर कहे वो भी ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में क्या है, तो एग्जाम्पल में कहा है कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के मखदूमपुर ब्लॉक में 7 केव्स मिलते हैं जिसको एक साथ सतघरवा कहते हैं, है ना। लेकिन ये 7 केव 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक बाराबर केव्स में और थोड़ी दूर में नागार्जुनी केव से। बाराबर केव्स में 4 केव है, बाराबर बेसिकली पहाड़ी का नाम है, उस पहाड़ी पर 4 केव्स हैं इसलिए उसको बाराबर की केव्स कहते हैं। और नागार्जुनी में 3 केव्स हैं, सभी के बारे में पढ़ना है। तो बाराबर केव्स जिसमें 4 केव्स हैं। दीज केव्स वर फॉर्म ड्यूरिंग द अशोका का समय में, ये बाराबर केव्स अशोका के समय बना। और जो नागार्जुनी केव्स है ये दशरथ, अशोका का जो ग्रैंड सन था, अशोका का जो पोता था दशरथ, जब ये राजा बनता है तो ये नागार्जुनी केव्स को बनवाता है। और जब अशोका खुद रहता है तो उस समय बराबर केव्स बनता है। बराबर केव्स मतलब बराबर की पहाड़ी पर 4 केव्स हैं जिसे बराबर केव्स कहा जाता है। नागार्जुनी केव्स के ऊपर 3 पहाड़ी है जिनको नागार्जुनी केव्स कहा जाता है। नागार्जुनी केव्स दशरथ के समय बना, बराबर केव्स अशोक के समय बना। ये सब बुद्ध जो भिक्षुक है उनके रहने के लिए बनाया गया था, है ना। इनके अंदर बहुत पॉलिश होते थे और बाहर में जो गेटवे हैं वो डेकोरेटिव होते थे। तो ये जो बराबर केव्स है इसमें 4 केव है। कौन? कर्ण चौपार, केव नंबर 1 का नाम है कर्ण चौपार, सुदामा केव, लोमस ऋषि केव और विश्वामित्र केव, या विश्वामित्र को विश्व झोपड़ी केव भी कहते हैं। तो ये 4 केव हैं। क्या है? 4 केव है। करण चौपर केव, करण चौपर केव, दूसरा सुदामा केव, लोमस ऋषि केव और विश्वामित्र या विश्व झोपड़ी का केव। ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो बराबर की गुफा है इसमें 4 केव्स है। चारों केव्स को मैं लिखता हूं ताकि आपको याद होगा। तो पहला है कर्ण चौपर, कर्ण चौपर केव्स या केव। दूसरा क्या है? सुदामा केव, कर्ण भी भगवान से जुटे हुए, सुदामा भी जुटे हुए, सुदामा केव। तीसरा क्या है? लोमस ऋषि केव, लोमस ऋषि साधु हैं तो भगवान से जुटे हुए हैं। और चौथा कौन है? विश्वामित्र, ये भी रामायण में एक बहुत बड़े रहते हैं ना संत, तो विश्वामित्र या जिसको विश्व झोपड़ी केव्स कहते हैं। दूसरा है नागार्जुनी की पहाड़ी पर 3 केव्स, इसको दशरथ के समय बनाया गया था। इसमें कौन कौन केव है? गोपी का कुभा, कुभा मतलब केव, तो गोपी का केव, बपिया का केव और बधती का केव। तो इसमें कौन कौन है आपको याद रखना है, गोपी, बपिया है ना, यह नाम थोड़ा सा उल्टा है, और दूसरा है बधती या बधाती भी कहीं पर लिखा हुआ रह सकता है, तो बधती या बधाती। और आप का गुफा लिख सकते हैं, है ना, का कुभा, गुफा नहीं, का कुभा, का कुभा, या केव्स भी सिंपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोपी केव, बपिया केव एंड बदती केव, ये तीनों नागार्जुनी में। देखिए यहाँ लोमस ऋषि केव को दिखाया गया जो बराबर हिल्स में लोमस ऋषि केव है। और इसमें देखिए क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हाईली डेकोरेशन किया गया है ना, यहाँ दिख रहा है कि डेकोरेशन है। और अंदर में क्या रहेगा, ये जो केव है अंदर में ये रहेगा पॉलिश्ड रहेगा, है ना, पॉलिश्ड रहेगा। इसका यूज क्या रहेगा? फॉर लिविंग क्वार्टर की तरह यूज किया जाएगा, यानी ये विहार है ना, विहार है। तो ये देखिए बिहार म्यूजियम से इसको निकाला गया है। तो ये आप समझ गए होंगे केव्स के बारे में, है ना। अब दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, बोरिंग हो सकता है आपके लिए, पर ठीक है आगे बढ़ते हैं। पिलर्स, है ना। केव्स में आपको नाम याद रखना है सातों, जैसे सतगरवा कहते हैं, जहानाबाद के मखदुमपुर ब्लॉक में है। एक बराबर की पहाड़ी पर है, उसको बराबर केव्स कहते हैं, चार केव्स है। और नागार्जुनी पहाड़ी पर है जिसको नागार्जुनी केव्स कहते हैं, जिसमें 3 केव्स हैं। बराबर केव्स में 4 केव्स है, सुदामा केव्स, लोमस ऋषि केव, विश्व झोपड़ी या विश्वमित्र केव्स और एक करण चौपर था, है ना। ये आपने याद किया। और दूसरी तरफ जो नागार्जुनी हिल्स में 3 केव्स हैं, एक है गोपी का कुभा, बपिया का कुभा और बधती का कुभा। आगे चलते हैं पिलर्स पर। अशोका पिलर यूजुअली मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन। पिलर क्या होते थे, पहले आपको हम पिलर का फोटो दिखाते हैं, है ना, बढ़िया सा। ये देखिए ये है अशोकन पिलर, ये दिख रहा है, ये पिलर ऐसा रहता था। ये पिलर पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी रहेगा, तो ये क्या है, इंस्क्रिप्शन के रूप में भी काम करता है। इंस्क्रिप्शन मतलब कि ये लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी ना, है ना। तो इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन के लिए भी था। जैसे अभी सरकार अपना प्रचार प्रसार के लिए मीडिया का यूज करते हैं, है ना, मीडिया का यूज होता है सरकार के द्वारा, मीडिया का यूज होता है, न्यूज़पेपर का यूज होता है ना, खुद अपना इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस समय राजा को कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता था, ये मौर्यन पीरियड के समय से ही चल रहा है। तो वो ऐसे पिलर्स का निर्माण करते थे और इसमें लिख देते थे, और पिलर्स पर ऐसे एनिमल्स भी रहते थे, है ना। तो राजा का एक जलवा भी दिखता था, रुतबा भी दिखता था कि हमारे राजा कितने महान है, कितने बड़े हैं। तो इनके बारे में पढ़ना। पहला चीज क्या है, जो ये अशोका के समय बना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ये सब पिलर्स को बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं बना, ये अशोका के समय बना। तो अशोकन पिलर्स जो है ये यूजुअली किससे रहता था, चुनार सैंडस्टोन, चुनार जगह है और सैंडस्टोन पत्थर का नाम है।
तो ये किससे बना हुआ रहता था? सैंडस्टोन से। उसी तरह लाइमस्टोन होता है ना, तो लाइमस्टोन से नहीं बना हुआ रहता था, सैंडस्टोन से बना हुआ रहता था, जिसको हिंदी में बलुआ पत्थर कहते हैं ना। तो बलुआ पत्थर से बना हुआ रहता था और चुनार से जनरली लाया जाता था। ये क्यों था? एज ए सिंबल ऑफ द स्टेट, स्टेट का सिंबल था, है ना। राजा का जो महानता था, राजा का जो विकराल रूप था, राजा का जो धन था, दौलत था, पराक्रम था, उसको इसके थ्रू दिखाया जाता था एज ए सिंबल ऑफ द स्टेट। assumed a great significance in the entire Mauryan Empire. Mauryan Empire में इसका significance बहुत बढ़ गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? The main objective was to disseminate the Buddhist ideology. बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाना। इसलिए जब शुरू में हम इन्फ्लुएंस पढ़े थे, तब देखे थे कि कैसे बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस किया है मौर्यन आर्ट को। तो ये जो पिलर्स था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही था बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करना एंड कोर्ट ऑर्डर्स इन द इंटायर मौर्यन एम्पायर। और कोर्ट का जो ऑर्डर्स था, राजा को अगर जनता से कुछ बात करनी हो तो कैसे बात करेंगे? ये पिलर्स के थ्रू कर सकते थे। लैंग्वेज क्या था? जो मोस्ट अशोकन पिलर है वो पाली और प्राकृत में था, जो लोकल लैंग्वेज है, लेकिन फ्यू वर रिटेन इन ग्रीक एंड अरामिक लैंग्वेजेस आल्सो। जो ग्रीक के एरिया में, जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है ना, भारत में पाकिस्तान के एरिया है, उसके जस्ट सटा हुआ क्या था? ग्रीस। ग्रीस जो सिकंदर के साथ लोग आए थे, वो ग्रीक के लोग वहां रह गए थे, इसलिए ग्रीक या अरामिक लैंग्वेज का यूज किया गया है। कहां? नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। जनरली पाली और प्राकृत का यूज रहता था इन पिलर पर लिखने के लिए, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, वहां पर ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज भी यूज होता था। अब देखते हैं आर्किटेक्चर क्या था मौर्यन पिलर का। मौर्यन पिलर जो है प्राइमरली 4 पार्ट में बटा हुआ रहता था, 4 पार्ट से कंपोज्ड रहता था। पहले हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक पत्थर का पूरा नीचे से ऊपर तक जो है, ये वाला, ये नीचे से ऊपर तक एक जैसा दिख रहा है, इसको बोलेंगे साफ्ट। ये एग्जाम में एकदम सेम आपको फिगर बना के दिखाना पड़ेगा कि इसको साफ्ट बोला जाता था, है ना। फिर दूसरा ये आया इन्वर्टेड बेल शेप में, इसको आप कैपिटल बोल सकते हैं, या कैपिटल या फिर बेस भी बोल सकते हैं ना। इसको आप बेस भी बोल सकते हैं या कैपिटल बोलिए, ठीक है। फिर ये जो आया रेक्टेंगुलर शेप में, इसको एबेकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एबेकस बोला जाता है। और ये इसको कैपिटल फिगर कहा जाता है ना, कैपिटल फिगर। इसमें फिगर है ना, ये वाला को सिर्फ कैपिटल कहा गया, ऊपर वाला को कैपिटल फिगर कहा गया। ये तो रटा हुआ रहना चाहिए, और एग्जाम में इसको आपको फोटो बना के दिखाना पड़ेगा, है ना। हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल फोटो को यूज किया है, आपको वहां पर फोटो दिखाना पड़ेगा बना के। क्या दिखाना पड़ेगा? कि इसको कैपिटल फिगर कहते हैं, इसको एबेकस कहते हैं, इसको कैपिटल या बेस कहते हैं, और इसको साफ्ट कहते हैं, है ना। साफ्ट, ये साफ्ट है, एक जैसा है, मोनोलिथिक है, यानी एक ही पत्थर से बनाया गया है, तोड़ तोड़ के नहीं बनाया गया, एक ही पत्थर से। ये क्या है? इन्वर्टेड बेल शेप्ड में है। ये क्या है? बेस है, या इसी को कैपिटल भी लिखा हुआ मिल सकता है, कैपिटल। ये क्या है? एबेकस है, जो चौखुट जैसा है, रेक्टेंगुलर है, इसको एबेकस कहते हैं, और इसको कैपिटल फिगर कहते हैं। सभी के बारे में एक एक करके पढ़ना है। पहला क्या है? साफ्ट। साफ्ट सबसे नीचे वाला था ना। ए लॉन्ग साफ्ट फॉर्म्ड द बेस, ये बेस फॉर्म करता है, एंड वाज मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ। एक ही पीस ऑफ स्टोन से बनता है, उसे ही मोनोलिथ कहते हैं। मोनो मतलब एक, लिथ मतलब पत्थर, तो मोनोलिथ था, यानी एक ही पत्थर से बना हुआ था, एक पत्थर को काट के पूरा साफ्ट बनाया गया। दूसरा क्या है? उसके ऊपर कैपिटल या बेस है ना। ये जो इन्वर्टेड लोटस शेप में, ये क्या है? कैपिटल या बेस है ना। ऑन द टॉप ऑफ द साफ्ट, साफ्ट के ऊपर है, ले द कैपिटल व्हिच वाज ईदर लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड, है ना। क्योंकि ये इन्वर्टेड लोटस शेप्ड नहीं लिखना है, इन्वर्टेड लोटस शेप्ड लिखना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो इस तरह से रहता था। तो ये दिख रहा है, इन्वर्टेड लोटस भी कह सकते हैं, या इसको बेल शेप्ड भी कह सकते हैं। तो जो ये कैपिटल है, या जिसे बेस कहते हैं, ये बेल शेप्ड और इन्वर्टेड लोटस शेप्ड। लोटस कैसा हो गया? उल्टा हो गया। तो इन्वर्टेड लोटस शेप्ड का था ये, और किसके ऊपर रहता था? साफ्ट के ऊपर रहता था। अगला है एबेकस। ये वाला जो दिख रहा है चौखुट जैसा, ये क्या है? एबेकस है। एबव द कैपिटल देयर वाज ए सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस, ये सर्कुलर भी रह सकता है या रेक्टेंगुलर बेस, नोन एज एबेकस, इसको एबेकस कहते हैं। और सबसे ऊपर में कैपिटल फिगर है ना। ये वाला को कैपिटल सिर्फ कहा गया, इसको कैपिटल फिगर कहा गया। ऑल द कैपिटल फिगर्स यूजुअली कैसा होते थे? कैपिटल फिगर्स में बुल रह सकते हैं कहीं पर, आगे देखेंगे। रामपुरबा, जो वेस्ट चंपारण है, वहां रामपुरबा में मिला था एक ये पिलर, उसमें बुल था लायन की जगह। लायन हो सकते हैं, एलिफेंट हो सकते हैं, और विगरस। विगरस मतलब एकदम दांत ऐसे खींचे हुए हैं। हालांकि मौर्यन पीरियड का अभी वाला से कम विगरस थे। अभी जो मोदी जी ने बनवाया है संसद के ऊपर, वो ज्यादा विगरस उसको बना दिया, उसका दांत और विकराल कर दिया। तो ये भी विगरस था। एंड कार्व्ड स्टैंडिंग ऑन ए स्क्वायर और सर्कुलर एबेकस, ये जो एबेकस है उसी के ऊपर बैठा हुआ दिखता है। यहां भी देखिए, अब आप इसको पहचान सकते हैं कि कौन क्या है। सबसे पहला क्या है? द बेस ऑफ द पिलर इज नोन एज साफ्ट एंड इट इज मोनोलिथ और मेड अप ऑफ वन स्टोन। दूसरा क्या है? ये है, इसको क्या कहेंगे? इसको बेस कहेंगे या कैपिटल कहेंगे, आपको जो मन है वो लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे?
कि above the capital, above the shaft lies the capital or the base, which is either inverted lotus shape or bell shaped, and above the capital lies the abacus, which is either circular or rectangular in shape, on which capital figure is located, which can be bull, which can be elephant, which can be lion, and this is generally shown vigorous, vigorous दिखाया गया है ना। यहाँ देखिए कैपिटल फिगर दिख रहा है, दांत एकदम विग्रस दिख रहा है ना। फिर ये क्या है, यही एबेकस है, यही क्या है, एबेकस है, ये वाला क्या है, एबेकस है, दिख रहा होगा शायद, एबेकस। ये क्या है, यही बेस है। बेस कैसा होता था, इन्वर्टेड लोटस शेप, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, है ना, बेल शेप्ड या इन्वर्टेड लोटस शेप। और ये पिलर शाफ्ट है। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है चारों पार्ट, नीचे पिलर शाफ्ट छोटा दिखाया गया, ये पिलर शाफ्ट है ना, ये बेस है, ये एबेकस है, और ये कैपिटल फिगर है या एनिमल का फिगर है ना। ठीक है, किसी किसी में ये जो एनिमल फिगर है इसके ऊपर भी ये वाला दिख सकता है, जिसको कहते हैं क्राउनिंग एलिमेंट, धर्म चक्र। ये चाहे तो आप लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये सब में नहीं है। जो सारनाथ का पिलर है उसमें ये भी है क्राउनिंग एलिमेंट, जो सबसे जो कैपिटल फिगर है उसके ऊपर भी क्राउनिंग एलिमेंट रहता है ना। आगे देखेंगे एग्जाम्पल क्या है, सारनाथ पिलर। जैसे देखिए सारनाथ पिलर आपको दिख रहा है, ये आपको इसमें भी क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि ये क्या है, शाफ्ट है, ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, एबेकस है, ये क्या है, कैपिटल फिगर है, ये क्या है, अभी ऊपर में देखे थे क्राउनिंग एलिमेंट, सबसे ऊपर में, इसलिए क्राउनिंग एलिमेंट। इसको आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, लेकिन सारनाथ में ये क्राउनिंग एलिमेंट है। और उसके क्राउनिंग एलिमेंट में क्या है, व्हील है, जो धर्म चक्र परिवर्तन को दिखाता है। कैपिटल फिगर, ये कैपिटल फिगर क्या है, 4 लायन है जो चारों साइड से है, और यही हमारे क्या है ना, जो हमारा स्तंभ है, ये हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा है ना, नाम भूल जाता हूं मैं, कहाँ गया, जो हमारा वो है ना, उसमें इसी को दिखाया गया है ना, क्या उसको बोलते हैं, ये जो हमारा स्टेट का सिंबल है, स्टेट का सिंबल के रूप में यही वाला दिखता है ना। तो ये चारों लाइन चारों तरफ से, इसको कैपिटल कहते हैं। और ये क्या है, एबेकस है, ये जो सारनाथ का एबेकस है, इसमें चारों तरफ 4 एनिमल्स दिखाए गए। ये बेल शेप्ड या इन्वर्टेड लोटस शेप है, देखिए बेस शेप्ड वेस कवर्ड विथ लोटस, है ना, इन्वर्टेड लोटस, और ये शाफ्ट है। ठीक है, तो ये जो सारनाथ पिलर है इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी दिया गया है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, पर ऑफिशियल नेम इसको क्या कहते हैं, सारनाथ पिलर को, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। लोकेशन का है सारनाथ, जो बुद्ध भगवान का पहला सरमन दिए थे वहां पर है। मटेरियल कैसा है, मोनोलिथिक, एक ही स्टोन से बना हुआ है, और मिरर लाइक पॉलिश है, देखिए पॉलिश है ना, एकदम मिरर लाइक पॉलिश चमक रहा है। डिजाइन क्या है, टॉप में 4 एशियाटिक लायन है, एवेकस पर एक लायन है, बुल है, एलिफेंट है और हॉर्स है, और ये धर्मचक्र बीच बीच में धर्मचक्र दिया हुआ है, जो हमारे तिरंगा पर दिखता है ना, ये देखिए है ना, ये वाला बीच बीच में है, और चारों तरफ 4 एनिमल है, और बीच में ये दिया गया। बेस क्या है, एक इन्वर्टेड लोटस या बेल शेप्ड है। मॉडर्न यूज क्या है, जो व्हील है वही हमारा नेशनल फ्लैग के बीच में। और कुछ एग्जांपल क्या है, ये पिलर का, तो पिलर का एग्जांपल है रामपुरवा बुल कैपिटल, जिसका ओरिजिनल लोकेशन तो वेस्ट चंपारण था, पर अभी राष्ट्रपति भवन में। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये क्या है, इसी के बारे में हमने कहा क्या, ये एबेकस है, ये क्या है, बेस है जो इन्वर्टेड लोटस या बेल शेप्ड है, और ये कैपिटल फिगर है रामपुरवा कैपिटल फिगर, रामपुरवा बुल, रामपुरवा में मिला था वेस्ट चंपारण में, इसलिए रामपुरवा बुल। यहाँ देखिए एक लौरिया नंदनगढ़ में, बिहार का वेस्ट चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ से मिला है। यहाँ देखिए ये शेर है, यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर दिख सकता है। फिर उसी तरह लौरिया अरेराज ईस्ट चंपारण में मिला, उसका कुछ इस तरह दिखता है, क्योंकि ऊपर वाला टूट गया होगा। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको देना होगा पिलर्स में, तो आप देख सकते हैं पिलर में क्या एग्जाम्पल आपको देना, सारनाथ पिलर है ना, मोस्ट फेमस है सारनाथ पिलर। फिर दूसरा क्या दे सकते हैं, रामपुरवा, रामपुरवा क्या है, गांव का जगह है वेस्ट चंपारण में, और बुल था इसलिए रामपुरवा बुल पिलर एट वेस्ट चंपारण, अभी राष्ट्रपति भवन में लिखा हुआ है। उसी तरह क्या दे सकते हैं, लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़, तो लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है, वेस्ट चंपारण में, यहां से भी मिला। फिर लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज कहाँ है, ईस्ट चंपारण में। ये 4 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि पिलर में ये सब मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या पर्शियन पिलर, जो पर्शिया का पिलर है, उससे कुछ सिमिलरिटी रखता है। ये अलग क्वेश्चन पूछता है तब आपको लिखना है, जनरली पूछता है तो इसको अवॉइड करना है, पर अलग से आ गया, अगर पिलर पर ही 38 नंबर का आ गया तब आप ये देख सकते हैं कि कुछ है जो है ना, जो ईरान का जो परसेपोलिस में पिलर्स मिलते हैं उससे सिमिलरिटी रखते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव, दोनों क्या है, दोनों रॉयल पावर को दिखाने के लिए और किंग का जो मैसेज है उसको दिखाने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए दिया गया है। जो सरफेस है दोनों शाइनी है और मिरर लाइक पॉलिश है।
टॉप पार्ट जो है दोनों बेल शेप्ड या इन्वर्टेड लोटस डिजाइन है। एनिमल जो है दोनों में लायंस और बुल्स है, जैसे कि स्ट्रेंथ और मेजेस्टी दिखता है किंग का। हॉल्स, ये इसको जनरली जो ह्यूज हॉल्स रहता है उसमें पिलर्स के रूप में यूज किया जाता है। कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसे मटेरियल यहाँ पर मेनली पॉलिश्ड सैंडस्टोन है, लेकिन यहाँ पर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और स्टोन सब मिक्स है। यहाँ पर सिर्फ सैंडस्टोन से बनता है। ये मोनोलिथिक है, इसमें बहुत सारे जो आर्किमेनियन का है, जो आर्किमेडिस का है, उसमें छोटा छोटा तोड़ तोड़ के जोड़ा गया है ना। और मौर्यन का एक ही है, पूरा शाफ्ट क्या एक ही है। आर्किटेक्चर क्या है, ये इंडिपेंडेंट फ्री स्टैंडिंग रह सकता है, एक जगह आपको एक पिलर मिल सकता है, और यहाँ वाला कोई लार्जर स्ट्रक्चर है उसी का हिस्सा है, तो ये फ्री स्टैंडिंग है, मतलब अपने आप में आजाद है, अकेला दिख सकता है, यहाँ पर किसी के साथ दिखेगा। इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर रॉयल एडिक्ट्स और मैसेज जिसमें कि मोरल प्रिंसिपल्स को दिखाया गया, यहाँ पर रिलीजियस बिलीफ को भी दिखाया गया। सरफेस ये ज्यादा स्मूथ है, ये उतना स्मूथ नहीं है, रफ है। ऊपर में देखिए कि इसमें भी स्मूथनेस है, लेकिन ये कम स्मूथ है, ये ज्यादा स्मूथ है। पर्पस क्या है, ये मोरल वैल्यू को बढ़ावा देता है, अथॉरिटी को देता है, ये विक्ट्री को दिखाता है और रॉयल कॉम्प्लेक्सेस को दिखाता है। तो ये क्वेश्चन कम आता है, इसलिए हमने इसको जल्दीबाजी में खत्म किया है, ये दोनों को, सिमिलरिटी को और जो डिफरेंसेस हैं इसको। ये क्योंकि नहीं आता है हम लोग को बीपीएससी में लिखने के लिए, यूपीएससी में जनरली आता है, इसलिए इसको हमने इसको खत्म कर लिया ऐसे। तो ये दोनों पार्ट को आप छोड़ भी सकते हैं, आपको जनरली जब क्वेश्चन आता है तो आप मौर्यन पिलर पर दिखाएंगे, और मौर्यन पिलर पर जो हमने पढ़ा है उसको आपको दिखाना पड़ेगा, खास करके जो उसका 4 पार्ट पढ़ा है, शाफ्ट के बारे में, उसके ऊपर बेस के बारे में, उसके ऊपर जो एबेकस है और कैपिटल फिगर है ना, बेस को कैपिटल भी कहते हैं, तो कैपिटल, एबेकस और कैपिटल फिगर, उसको चारों को डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। और अगर समय मिलता है तो दिखा सकते हैं कि पॉलिश्ड था, मोनोलिथिक था, फ्री स्टैंडिंग था, है ना, ये सारी चीजें आप लिखा सकते हैं, क्या उसका पर्पस था वो सब दिखा सकते हैं। आगे है स्तूप। अब हमें स्तूप के बारे में पढ़ना है कि मौर्यन पीरियड में जो स्तूप था उसके बारे में। तो जो ग्रेट सांची स्तूप है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया दैट वाज कमीशन्ड, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, है ना। इसको इसलिए दिया गया है कि जो जितने भी स्तूप है उसमें जो सांची स्तूप है सबसे ज्यादा फेमस है, और इसको 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला हुआ है। तो ये बाद में एग्जांपल में आप दिखा सकते हैं, आप इंट्रोड्यूस यहां से कीजिए कि स्तूपाज आर बरियल माउंट्स डेटिंग बैक टू वैदिक पीरियड इन विच रेलिक्स एंड एसेस ऑफ डेड वर केप्ट, है ना। तो स्तूप जनरली हम मानते हैं कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, पर ऐसा नहीं है। स्तूप ऋग्वेदिक पीरियड के समय से ही चलते आ रहा है, और ऋग्वेदिक पीरियड हम लोग जानते हैं 1500 से 1000 बीसी के बीच में कहते हैं। उस समय तो बुद्धिज्म था भी नहीं, क्योंकि बुद्धिज्म 6th सेंचुरी बीसी में शुरू ही हुआ, है ना। उस समय तो गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो स्तूप है ये बरियल माउंट्स था, यानी कि किसी को जो नीचे दफनाया जाता था उसके ऊपर इसको बनाया जाता था, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर को, इस तरह से बरियल माउंट्स आगे देखेंगे। तो ये बरियल माउंट्स था जो ऋग्वेदिक पीरियड से ही चले आ रहा था, जिसमें रेलिक्स और एसेस ऑफ डेड केप्ट वर केप्ट, तो जो मर गए हैं उसका जो, है ना, शरीर है या जलाने के बाद जो बच गया है उसको रखा जाता था, या उनके द्वारा यूज किया हुआ वस्तुओं को रखा जाता था। हाउएवर इट वाज द बुद्धिस्ट हु पॉपुलराइज्ड इट, लेकिन ये जो स्तूप है ये पॉपुलर किन के अंदर हुआ, बुद्धिस्ट के अंदर हुआ। अंडर अशोक द आर्ट ऑफ स्तूपा रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स, है ना। जो स्तूपा बनाने की जो कला है ये अपने पूरा चरम स्तंभ, एकदम पूरा, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर, क्लाइमैक्स पर कब पहुंचा, जब अशोक आए, तब अशोक ने बहुत ज्यादा इसको बनवाया। अराउंड 84,000 स्तूपाज बीइंग इरेक्टेड, ऐसा माना जाता है कि 84,000 स्तूप अशोक ने अकेले बनवाया। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि ये डाटा एग्जेजरेटेड है, ज्यादा बढ़ा के बताया गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज ए लार्ज सिंगल डोम स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन हिल टॉप, है ना। जनरली देखिए स्तूप ऐसा दिखता है ना, ये देखिए। तो ये क्या है, एक लार्ज स्ट्रक्चर, डोम मतलब ये इस तरह से जो है ना, इसी को डोम कहते हैं। इस तरह का जो फिगर, जैसे कि मंदिर के ऊपर जो गुंबज रहता है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोम कहते हैं, है ना। टेम्पल ऐसा नहीं रहता है, ये डोम स्ट्रक्चर है। तो ये डोम है ना। तो एक लार्ज डोम स्ट्रक्चर रहता था जिसमें क्या जो चीजें यूज किए जाते थे बुद्धिस्ट लोगों का, उनको रखा जाता था इसमें, है ना। जो बुद्ध भगवान जिन चीजों को यूज किए या बोधिसत्व यूज किए, उन वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता था। द कोर ऑफ द स्तूपा इज मेड ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक, है ना। जो कोर है, जो अंदर का पार्ट है, उसको बिना जला हुआ ब्रिक से बनाया जाता था, क्योंकि पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए जो जला हुआ है उसको बाहर से। वाइल द आउटर सरफेस वाज मेड ऑफ यूजिंग बर्न्ट ब्रिक्स, है ना। तो अंदर वाला अनबर्न्ट ब्रिक्स रहेगा, जिसमें जला हुआ ईटा नहीं रहेगा, और बाहर वाला जला हुआ ईटा से बनेगा ताकि मजबूत भी बने। विच वर देन कवर्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ प्लास्टर, और बाद में प्लास्टर करके अच्छा स्मूथ बनाया जाता था। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सभी कंपोनेंट्स को लिखना है। तो पहला देखिए, हम यहां से देखते हैं, ये जो गोल जैसा दिख रहा है, इसमें देखते हैं, ये जो गोल जैसा दिख रहा है इसको अंड कहते हैं ना। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, अंड कहते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पर देखिए एक घर जैसा बनाया गया, ऐसा छोटा सा, ये है ना, ऐसे करके, कैसा ऐसा है, और फिर इस तरह से कर दीजिए, ये इसको क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। इसके ऊपर एक छतरी टाइप का बनाया गया, यानी कि पहले क्या करेंगे, पहले ऐसा करके एक अंड जैसा बनाए, इसके ऊपर क्या करेंगे, हर्मिका बनाएंगे, ऐसा करके हर्मिका बनाएंगे, ये हर्मिका बना दिए। इसके ऊपर क्या करेंगे, एक छतरी टाइप का बनाएंगे, इसमें 3 ऐसा करके छतरी देंगे, है ना। तो ये 3 है। इसी को क्या कहते हैं, ये जो बीच वाला लकड़ी है इसको यस्ती कहते हैं, यस्त्री नहीं यस्ती कहते हैं, यहाँ मिस्टेक है। तो इसको यस्ती कहते हैं, कौन, जिसमें ऐसा है ना, और इसमें 3 छाता बनाएंगे, है ना। तो ये जो बीच वाला है इसको यस्ती कहेंगे, और 3 छाता है उसको छतरी कहते हैं, जो बुद्धम धमम संघम को दिखाता है ना। बुद्धम कि बुद्ध, धर्म यानी बुद्धिज्म, और संघ, बुद्ध भगवान, धर्म और संघ को दिखाता है। फिर क्या है, फिर देखिए ये जो पूरा गेट है इसमें, है ना, ये हम इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, तब ज्यादा समझ में आ सकता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, क्योंकि किसी ऊंचाई पर रहेगा, ये बना दिए। फिर आपको क्या बनाना है, ऐसे करके गोल जैसा बनाना है, इसको क्या कहेंगे, अंड कहेंगे, है ना। ठीक है, इसके ऊपर क्या बनाएंगे, हर्मिका बनाएंगे, ऐसा लगेगा एक छोटा सा भगवान का रहने का जगह है। तो इस तरह से ऐसा कर देंगे, इस तरह से ऐसा कर देंगे, जैसा कि हम लोग की तरफ छत के ऊपर रहता है, तो हर्मिका बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे, यस्ती बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे, 3 छतरी बनाएंगे, ये तीनों को छतरी कहते हैं, बुद्धम धमम संघम को दिखाएगा। ये जो ये वाला बच गया, ये वाला, है ना, ब्लू से इसको दिखा रहे हैं, ये वाला पोर्शन बच गया, और ये इस पे चक्कर चारों तरफ घूम सकते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रदक्षिणा पाथ हो गया, पर दक्षिणा, है ना, प्रदक्षिणा पाथ, या फिर इसी को कहते हैं इंग्लिश में सरकम एम्बुलेटरी पाथ। चारों तरफ इसमें घूमेंगे तो इसको कहेंगे सरकम एम्बुलेटरी पाथ, है ना। फिर इसको चारों तरफ से एक इस तरह से चारों तरफ से घेर देंगे, एक बाउंड्री बनाएंगे, और जो बाउंड्री में चार गेट रहेगा, एक गेट ऐसा करके गेट है, दूसरा गेट यहाँ है, तीसरा गेट तो नहीं दिखेगा, चौथा गेट यहाँ है, तो ये गेट है, इसी गेट का नाम क्या है, तोरंस। तो गेट को क्या कहते हैं, तोरंस, है ना। तो इतने चीजों को आपको ध्यान रखना है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है अंड, अंड को कैसे डिफाइन किया गया, हेमिस्फेरिकल माउंड मेंट टू कवर द रिमेन्स ऑफ बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स, जो बुद्ध भगवान के द्वारा यूज किए गए वस्तुओं को, या उनके हो सकता है शरीर का जला हुआ जो राख है, या फिर उनके डिसाइपल के द्वारा यूज किए गए वस्तुएं, उनको ढकने के लिए अंड बनता है। ये हेमिस्फेरिकल माउंड है। अंड रिप्रेजेंट्स द अर्थ ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड और द फिजिकल वर्ल्ड। ये अंड ही फिजिकल वर्ल्ड को दिखाता है या अर्थ को दिखाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये अंड है, ये जो दिख रहा है येलो से दिखेगा, सॉरी, ये जो है ये क्या है, अंड है, ये आपका अंड है ना। इसी के अंदर भगवान की, बुद्ध भगवान की चीजें यूज किया हुआ ये अंदर रखेगा, ठीक है। दूसरा है हर्मिका, जो ऊपर में था, ऐसा करके अंड बनाए, ऊपर में इस तरीका से जो है इसको हर्मिका बोलेंगे, है ना, ऐसे भी कर दीजिए। तो ये हर्मिका, स्क्वायर रेलिंग्स ऑन द टॉप ऑफ माउंट, माउंट के ऊपर में स्क्वायर रेलिंग्स है, इट सिंबलाइजेस द अबोर्ड ऑफ द गॉड्स। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या रहेंगे, अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, एंड रिप्रेजेंट्स द सेलेस्टियल रियल्म, ये सेलेस्टियल रियल्म को, जो स्वर्ग है उसको दिखाता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर रहता है ना। इसी के ऊपर में एक ऐसा लकीर है, इसको क्या कहते हैं, यस्ती। तो इट इज द मास्ट अबव हर्मिका सराउंडेड बाय अम्ब्रेला, इसी में अम्ब्रेला, इस तरह से अम्ब्रेला है, छतरी है, तो ये मास्ट है, मास्ट मतलब जिसमें वो लगा हुआ है, छत्र। अम्ब्रेला लाइक कंस्ट्रक्शन ओवर द यस्ती, द 3 छत्रास सिंबलाइजेस बुद्धिस्ट त्रिरत्ना, है ना। तो पहले क्या है, पहला एक इस तरह से हम ये बनाएंगे, एक ऊंचाई देंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, फिर इस तरह से हम अंड बनाएंगे, फिर हर्मिका बनाएंगे, इस तरह से स्क्वायर में बनाएंगे, और ऐसा कर देंगे, ये सेलेस्टियल अथी को दिखाता है। फिर यस्ती बनाएंगे, फिर 3 छतरी देंगे, है ना, यहां तक पहुंच गए। ये इसको क्या दिखा देंगे, सरकम एम्बुलेटरी पाथ, एक क्या कर देंगे, चारों तरफ गोल कर देंगे, क्योंकि ये घिरा हुआ रहेगा। इसमें क्या दिखाएंगे, गेट दिखाएंगे, एक गेट, 2 गेट, 3 गेट, एक गेट उधर नहीं दिखेगा, और इसी को क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। तो अगला तोरण है, तो तोरण क्या है, the decorative gateways that surround the stupa which are elaborately carved and with various motifs and scenes from the life of Buddha। तो ये डेकोरेटिव गेटवे है, डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए, और इस पे लाइफ, जो बुद्ध भगवान का लाइफ है उससे सजाया जाएगा, है ना, मोटिव इसमें पेंट उंट किया जाएगा। फिर क्या है, वेदिका, the decorative railings that encircles the stupa, it separates the sacred space of stupa from the outer area, serves as the boundary और protective barrier, है ना। तो ये जो हमने घेरा लगाया है, इसी को क्या कहते हैं, वेदिका। ये जो घेरा है ये भी खुद में एक ऊंचा बाउंड्री वॉल की तरह रहेगा, तो ये वेदिका है, इस पे भी सजाया हुआ रहेगा पेंटिंग वगैरह से, है ना। तो वेदिका क्या है, डेकोरेटिव रेलिंग, चारों तरफ है ना घेरा, रेलिंग, दैट इनसर्कल्स द स्तूपा, स्तूपा को अंदर रखती है, ये सेपरेट करता है स्तूपा का सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द आउटर एरिया, और ये भी बाउंड्री या प्रोटेक्टिव बैरियर है। दूसरा क्या है, प्रदक्षिणा पथ,
वो हमने देखा प्रदक्षिणा पथ, ये वाला जो जगह है यही प्रदक्षिणा, इसी पर घूमेंगे चारों तरफ। और क्या है मेधी, तो मेधी इज ए रेज्ड प्लेटफॉर्म और टेरेस दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्तूपा। तो मेधी क्या है, ये जो रेज्ड वाला हमने बनाया ये मेधी है, जो रेज्ड है यही मेधी है ना। तो एक बार मैं फिर से बना दूं क्या, एक बार मैं फिर से बना दूं क्या, है ना। इसमें कहीं पर बहुत सारा गलत रहता है इमेज में, इसलिए हम खुद से बना देते हैं ताकि ये जो लिखा हुआ है और जो बना हुआ है उसमें मैच करे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले मेधी बनाएंगे। क्यों, क्यों मेधी इज द रेज्ड प्लेटफॉर्म और टेरेस दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्तूपा। तो ये हमने बेस ऑफ द स्तूपा बना दिया, रेज्ड प्लेटफॉर्म बना दिया, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम मेधी कहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या बना दे, अंड बना देता हूं, ये अंड है, अंड के ऊपर क्या बना दूं, हर्मिका बना दूं, एक स्क्वायर रहेगा जिसपे ऐसा माना जाएगा कि ये हेवन है या सेलेस्टियल थिंग को दिखाता है, भगवान का अबोर्ड ऑफ द गॉड है। इसके ऊपर क्या यस्ती बना दूं जो सॉफ्ट है, जिसमें कि छाता लगा हुआ रहता है ना, ये छाता जो किसको दिखाता है, त्रिरत्ना, बुद्धम, बुद्धम शायद नीचे होगा, फिर धमम, है ना, संघम, क्योंकि सबसे बड़ा बुद्धम रहेंगे ना, फिर धमम फिर संघम, तो संघ बुद्ध और धम को दिखाता है। ये क्या है, ये सरकम एम्बुलेटरी पाथ है, सरकम एम्बुलेटरी, है ना, एम्बुलेटरी पाथ, ये क्या है मेधी। और इसको क्या कहते हैं, अंड, इसी को कहते हैं, इसी में भगवान किस छुपा हुआ। फिर इसको क्या करेंगे, एक रेलिंग से चारों तरफ से घेर देंगे, ये डेकोरेटिव रेलिंग है, इसे ही क्या कहा जाता है, रेलिंग को वेदिका, इसे ही कहा गया था ना वेदिका, तो ये वेदिका है। और इसी में क्या रहेगा, चार गेट रहेगा, ए गेट, दो गेट, एक इधर गेट, ये चारों गेट को क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। अगर इतना आप सिमेट्रिक डायग्राम में दिखा देते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो जो है हमने शायद ड्राइंग में बना दिया, ये क्या है, ये जो है ये मेधी है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसपे अंड है ये मेधी है ना। फिर ये क्या है, अंड है, ये क्या है, हर्मिका है, ये क्या है, यस्ती है, और ये छत्र है, ये अंड है, ये क्या है, सर्कमएम्बुलेटरी पाथ है चारों तरफ घूमने वाला, ये क्या है, तोरण है, और ये क्या है, ये वेदिका है, जो सर्कुलर रेलिंग से वो वेदिका है। पर्याप्त होना चाहिए इतना। इसमें नैरेटिव्स में क्या रहेगा, जो हमने देखा कि वेदिका पर भी क्या है, जो रेलिंग से उस पे भी बुद्ध भगवान का और जातक का डिपिक्टेड रहेगा। जो चार गेट है वो क्या सिग्निफाई करता है, जो ईस्ट वाला गेट है वो सिग्निफाई करता है बुद्ध भगवान जहां जन्म लिए। बुद्ध भगवान कहाँ जन्म लिए, नेपाल के पास, यूपी में, लुम्बिनी में, है ना, नेपाल यूपी का बॉर्डर पर। तो ये लुम्बिनी है जो ईस्ट में पड़ता है। कुशीनगर, है ना, जो कुशीनगर है ये नॉर्थ दिखाता है कुशीनगर को, वेस्ट दिखाता है सारनाथ को, और साउथ दिखाता है बोध गया को, बोध गया जहां पर जन्म हुआ। फिर जो वेस्ट है ना, वेस्ट जो सारनाथ है वो वेस्ट में है, तो सारनाथ वेस्ट में है। और जो नॉर्थ है कुशीनगर, है ना, नॉर्थ कुशीनगर जहां महापरिनिर्वाण हुआ, ये लुम्बिनी से भी ऊपर रहेगा, तो ये नॉर्थ में कुशीनगर जहां मृत्यु होता है, ईस्ट में लुम्बिनी, और वेस्ट में ये, और साउथ में बोध गया। साउथ, सबसे साउथ, इसका लोकेशन एक बार आप मैप पर करके देखिएगा तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ आ जाएगा। ऐसे बीपीएससी मेंस में ये लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। पर ईस्ट में क्या है, बर्थ, क्योंकि लुम्बिनी ईस्ट में पड़ता है, कुशीनगर नॉर्थ में पड़ता है, इसलिए कुशीनगर जो जहां पर महापरिनिर्वाण यानी डेथ हुआ वो नॉर्थ में पड़ता है, वेस्ट में सारनाथ है, और साउथ में बोध गया, ये चारों को दिखाता है। एग्जाम्पल क्या है, सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में जो मोस्ट फेमस है, पिपराहवा स्तूप जो उत्तर प्रदेश में है, ये ओल्डेस्ट है पिपराहवा स्तूप। फिर स्तूपा राजगीर में है, वैशाली में है, कपिल वस्तु में है, अलकपा में है, रामग्राम में, कुछ आप याद कर लीजिए। और एक स्तूप है बैरात में, है ना। ये आपको याद कर लेना है स्तूप के बारे में, कुछ एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। आप सांची स्तूप लिख दीजिए, आप पिपराहवा स्तूप लिख दीजिए, आप हो तो स्तूप एट बैरात राजस्थान 3 लिख दीजिए, काफी है ना। बिहार में बात किया जाए तो राजगीर में है, वैशाली में है, ये सब कुशीनगर तो नहीं है, तो राजगीर और वैशाली वाला आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्तूप था। आगे चलते हैं पॉपुलर आर्ट फॉर्म। तो इस तरह से हमने कोर्ट आर्ट जो है, सबसे पहला हमने पैलेस के बारे में पढ़ा, है ना, राजमहल के बारे में, फिर केव्स के बारे में, फिर पिलर्स के बारे में, और अब स्तूप के बारे में पढ़ा। अब हमको पॉपुलर आर्ट पढ़ना है। पॉपुलर आर्ट, पॉपुलर आर्ट में क्या पढ़ेंगे, दो, एक क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पोट्री जो कि 2-3 मिनट का है, और दूसरा स्कल्पचर, ये भी 2-3 मिनट का है। तो अब जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड हैड नो इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पे राजा का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इंस्टेड दीज आर्ट फॉर्म्स वर ए मिक्सचर ऑफ लोकल एंड अदर इंडियन आर्ट फॉर्म्स, ये मिक्सचर है लोकल और इंडियन आर्ट फॉर्म। इतना नहीं समझना है, बस सिंपल कहना है कि इस पे राजा का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्रिएशंस है। इसमें दो है, पोट्री और स्कल्पचर। पहले पोट्री पढ़ते हैं, घड़ा। The pottery of the Mauryan period is generally referred to as northern black polished ware। जैसी पोट्री पर आपको लिखना है, पहला पॉइंट यही रहना चाहिए और इसी से आपको मार्क्स मिल जाएगा।
कि जो जो पोट्री है मौर्यन पीरियड का, उसको कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में जनरली मिलता है, साउथ में नहीं मिलता है। दूसरा क्यों इसको बोलते हैं ब्लैक? क्योंकि दिख रहा है ये ब्लैक है और ये पॉलिश्ड है, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसको बोलते हैं। तो नॉर्थ में ज्यादा मिलता है इसलिए नॉर्दर्न, और ब्लैक है पॉलिश्ड वेयर, यानी कि NBPW ये इसका पोट्री का नाम है। ये तो आपको लिखना ही है कि इसका पोट्री को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। मौर्यन पोट्री was characterized by black paint, दिख रहा है ब्लैक पेंट, हाईली लस्ट्रस फिनिश दिख रहा है, एंड was generally used as luxury items। ये आम आदमी यूज नहीं करते थे, कॉमन आदमी। इतना पॉलिश्ड पोट्री का कॉमन आदमी क्या करेगा, तो लग्जरी आइटम्स था, अमीरों के द्वारा यूज किया जाता था। कौसाम्बी और पाटलिपुत्र जो था वो सेंटर था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का। यानी सबसे ज्यादा ये जो पोट्री है ये कहाँ बनता था, कौसाम्बी यूपी में और पाटलिपुत्र अपना बिहार की राजधानी में, है ना, मौर्यन एम्पायर की राजधानी में। तो कौसाम्बी और पाटलिपुत्र इसका सेंटर था। दूसरा आते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब क्या होता है, मूर्ति कला। तो मूर्ति कला कैसा था, है ना, पहले मूर्ति देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत फेमस मूर्ति है जो दीदारगंज, है ना, इसको क्या कहते हैं, यक्षिणी ऑफ दीदारगंज। ये यक्षिणी का इमेज है। यक्षिणी ये डेमी गॉड की तरह होते हैं, यानी भगवान से नीचे और आदमी से ऊपर डेमी गॉड होते हैं, और गॉड ऑफ फर्टिलिटी होते हैं, है ना, कि वंश आगे बढ़ते रहे, तो गॉड ऑफ फर्टिलिटी है। और ये दीदारगंज पटना से मिला है। दीदारगंज आप जानते होंगे, दीदारगंज पटना वहां से मिला है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले ये स्कल्पचर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या क्या स्कल्पचर में पढ़ता था, बिसाइड्स एनिमल स्कल्पचर्स फाउंड ऑन मौर्यन पिलर। मौर्यन पिलर के ऊपर हम देखा लायन मिलता है, हमने देखा बुल कैपिटल ऑफ रामपुरवा, हमने देखा एलिफेंट भी मिल सकता है। तो ये तो था ही, मेनी अदर स्कल्पचर्स आर आल्सो फाउंड। दीज स्कल्पचर्स वर मेड अप ऑफ स्टोन से बना हुआ रहता था। ऑफ दीज स्कल्पचर्स शाइनी पॉलिश वर यूज्ड। सभी में मौर्यन का जितना है, चाहे हम स्कल्पचर का बात करें, यहाँ तक कि ये पोट्री को भी मतलब क्या कर दिया, शाइनी कर दिया। हमने देखा था केव्स को भी अंदर से पॉलिश कर दिया, हमने देखा पिलर्स को भी पॉलिश कर दिया, सब क्या है, पॉलिश्ड है। तो इसलिए इसके जो स्कल्पचर है ये भी पॉलिश्ड है। which added to their beauty and sculptures became more realistic। तो इसके जो सुंदरता है उसमें चार चांद लगाता है, जो शाइनी सरफेस है वो। इंपोर्टेंट एग्जांपल क्या है, स्टैच्यू ऑफ यक्षिणी फाउंड इन दीदारगंज पटना, ये हमने दिखाया, दीदारगंज पटना से यक्षिणी का इमेज मिला है। फीचर क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू जैनिज्म, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म मिलता है, ये दिखाता है रिलीजियस इन्फ्लुएंस। अर्लीस्ट मेंशन जो यक्षी का है वो शिलापदिकरण, जो आपने संगम एज पढ़ा है, तो संगम एज का जो शिलापदिकरण किताब है उसमें भी यक्षी का जिक्र है। यक्षिणी लेटर कंसिडर्ड एज गॉडेस भी इनको माना जाता है। और क्या मिला है, टोर्सो ऑफ न्यूड मेल फिगर एट लोहानीपुर पटना, ये भी आपको देना है। एक तो यक्षिणी एट दीदारगंज, दूसरा टोर्सो। टोर्सो मतलब क्या होता है, शरीर का ऊपरी हिस्सा। तो टोर्सो ऑफ किसका, न्यूड मेल, है ना, न्यूड है और मेल है, एट लोहानीपुर। तो लोहानीपुर जो जगह है पटना में, यहाँ से टोर्सो ऑफ न्यूड मेल मिला है, आपको ये भी एग्जाम्पल में लिखना है। और क्या मिला है, ये तो हमने देखा है दीदारगंज में से यक्षी और यक्षिणी का मिला है। फेमस स्कल्पचर में यक्षिणी स्टेचू कहां से मिला है, दीदारगंज से। वुमेन एंड चाइल्ड स्टेचू कहां से मिला है, बुलंदी बाग पटना से। क्या मिला है, वुमेन और चाइल्ड का स्टेचू, कुछ इस तरह से वुमेन और चाइल्ड का स्टेचू मिला है। जैन तीर्थंकर स्टेचू मिला है लोहानीपुर पटना से। यक्ष का स्टेचू मथुरा उत्तर प्रदेश से मिला है ना। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखिए, खास करके जो हमने बताया आपको कि यक्षा एंड यक्षिणी इमेज, ये जो यक्षा एंड यक्षिणी स्कल्पचर फ्रॉम दीदारगंज, ये दीदारगंज से मिला है, दीदारगंज पटना से। दूसरा आप ये वाला याद रख लीजिए, वुमेन एंड चाइल्ड स्टेचू फ्रॉम बुलंदी बाग पटना, है ना, बुलंदी बाग पटना से वुमेन और चाइल्ड का स्टेचू मिला है। और याद रखना है, तो लोहानीपुर से मिला है जैन तीर्थंकर का स्टेचू, काफी है। यक्ष क्या है, नेचर स्पिरिट्स है जो बेनिवलेट होते हैं और फर्टिलिटी स्पिरिट्स भी कहलाते हैं, है ना, जो भगवान ने जिसको स्पिरिट्स के रूप में बनाया ना, जो क्या डेमी गॉड से, भगवान से नीचे जो एंजल्स टाइप के होते हैं ना, तो फर्टिलिटी स्पिरिट्स हैं, नेचर स्पिरिट हैं जो कि बेनिवोलेंट होते हैं, महान होते हैं, अच्छा होते हैं, दयावान होते हैं, जो कि फर्टिलिटी स्पिरिट्स जानते हैं। और इसी का फीमेल काउंटर पार्ट क्या कहते हैं, यक्षिणी कहते हैं ना। जैसे बहुत सारी परियां होती हैं, जो गंधर्व होते हैं, नाग होते हैं, उसी तरह यक्ष भी होते हैं। इम्पैक्ट बिहार पर क्या पड़ा है, द नेम बिहार इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड विहारा, जो कि रेसिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स है। तो ये जो दिया है कि जो मौर्यन आर्किटेक्चर है, मौर्यन आर्ट है, उसका इन्फ्लुएंस बिहार पर क्या पड़ा है, तो बिहार का नाम ही मौर्यन आर्ट से आता है, जो बिहारा था, है ना, ये मौर्यन आर्ट का एग्जाम्पल है, उसी से नाम बिहार पड़ा। बाद में ऑफकोर्स बिहारा जो है पाला आर्ट के समय में भी बहुत फ्लरिश किया। सिग्निफिकेंस क्या है मौर्यन आर्ट का, एविडेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंटिन्यूटी इन बिहार, बिहार में दिखाता है कि ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, तभी तो केव्स बन रहा है, तभी तो पिलर्स बन रहा है। और पिलर्स मिल रहा है, कोई पिलर्स मिल रहा है पाकिस्तान का एरिया से, कोई पिलर्स मिल रहा है कर्नाटक का एरिया से, कोई पिलर्स मिल रहा है बंगाल का एरिया से, कोई मिल रहा है नेपाल का एरिया से।
चारों तरफ एक ही जैसा पिलर का मिलना क्या दिखाता है? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। बनाने वाला पाटलिपुत्र में बैठा हुआ है ऑर्डर देने वाला, और चारों तरफ फैलाया गया है। सो दिस शोज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। फाउंडेशन फॉर लेटर टेम्पल आर्किटेक्चर, जो बाद में टेम्पल आर्किटेक्चर का शुरुआत हुआ गुप्ता पीरियड में, उसका जो फाउंडेशन है यहीं पर रखा गया है ना। इन्फ्लुएंस ऑन गुप्ता पीरियड ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर, गुप्ता पीरियड में भी इसका इन्फ्लुएंस है। कल्चरल प्राइड एंड हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है कैसे? इन इट हेल्प्स इन द हिस्टोरियोग्राफी, ये हिस्ट्री को लिखने में। When we write history, we take help of these inscriptions, we take help of these caves, these sculptures, these pillars, क्योंकि बहुत सारे चीज वहां लिखे हुए हैं, और वो कैसा पॉलिश्ड है, उससे हम उस समय की जो रिचनेस है उसको हम बता सकते हैं। प्रेजेंट इन नेशनल एम्बलम एंड स्टेट एम्बलम ऑफ बिहार, बिहार का स्टेट एम्बलम और नेशनल एम्बलम में क्या, यही एम्बलम हम बोल रहे थे। इसमें क्या है, वही जो सारनाथ का पिलर है, सारनाथ का पिलर में जो वो चारों शेर वाला जो कैपिटल फिगर है ना, वही दिया हुआ है। नेशनल एम्बलम और बिहार एम्बलम का भी हिस्सा है। इन्फ्लुएंस इन राष्ट्रपति भवन एंड न्यू पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट के ऊपर जो हमने बताया था कि चारों से जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो चारों शेर सारनाथ का पिलर से लेके बनाया गया है, वो क्या है, हमारा ही तो इन्फ्लुएंस है। तो बिहारी होने पर गर्व क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ मौर्यन थे। बिहारी होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ चाणक्य हमारे यहाँ से आके पॉपुलर हुए, गांधी जी हमारे यहाँ से आके बने, चंपारण में हमने देखा, आर्यभट्ट हमारे यहाँ के थे, अमर सिम्हा हमारे यहाँ के थे। गुप्त पीरियड को हमने, गुप्ता वंश को हमने ही जन्म दिया है, यानी हमारे यहाँ से ही आगे बढ़े हैं। बाद में भले राजधानी इधर उधर की हो, क्योंकि बिहार का इतना सिग्निफिकेंस, नालंदा था, विक्रमशिला था, उदंतपुरी था, तो उसी में मौर्यन आर्किटेक्चर का ये है। हमारा बिहार का जो से शुरू हुआ, वो अभी राष्ट्रपति भवन में इन्फ्लुएंस दिखता है, न्यू पार्लियामेंट में दिखता है, नेशनल एम्बलम और स्टेट एम्बलम ऑफ बिहार में जो मौर्यन आर्किटेक्चर है वो दिखता है। कल्चरल प्राइड और हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है, गुप्ता पीरियड को इन्फ्लुएंस किया। लेटर टेम्पल आर्किटेक्चर में फाउंडेशन है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, ये सब इसका है। कुछ क्रिटिसाइजन क्या कह सकते हैं कि हिस्टोरियन जैसे कि जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन, ये कंसिडर्ड किया इन्फ्लुएंस ऑफ ईरानियन आर्ट फॉर्म्स, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि भारत का लोग इतना बड़ा आर्किटेक्चर कैसे बना सकता है। तो जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन, ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, इन्होंने क्या कहा कि वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरानियन आर्ट फॉर्म्स, और जो कि दिखता भी है पिलर पर, पैलेस पर ईरानियन आर्ट फॉर्म्स का दिखता है। मौर्यन पैलेस सीन एज ए कॉपी ऑफ एकेमेनिड स्टाइल, है ना, एकेमेनिड स्टाइल का कॉपी दिखता है। पिलर्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ईरानियन पिलर्स विद वेरिएशंस, तो पिलर भी वहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। मौर्यन आर्ट जो कि कोर्ट आर्ट है, वो रिलीजियस, बहुत ज्यादा रिलीजियस है, जैसे कि पूरा कल्चरल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिला, डांस नहीं है, म्यूजिक दिख नहीं रहा है, सिर्फ रिलीजन का थीम को ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाया गया। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? इन एसेंस मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन हेरिटेज बाय ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वुड टू स्टोन, वहीं से शुरू हुआ था ना, थ्रू आइकोनिक स्ट्रक्चर जैसे कि अशोका पिलर्स एंड स्तूपास। इंपायर सक्सेसफुली मर्ज्ड रिलीजियस डिवोशन विद इंपीरियल अथॉरिटी, रिलीजियस डिवोशन को इंपीरियल अथॉरिटी में मर्ज किया, क्रिएटिंग ए सोफिस्टिकेटेड एस्थेटिक्स दैट लेड द फाउंडेशन फॉर ऑल फ्यूचर इंडियन क्लासिकल आर्ट। तो पूरा जो फ्यूचर का इंडियन क्लासिकल आर्ट है, उसका फाउंडेशन में क्या है? उसका फाउंडेशन में मौर्यन आर्ट है। इसका जो साइन है आज तक नहीं गया है ना, ये अभी भी एग्जांपल के रूप में देखा जा सकता है। सो दिस इज प्राइड फॉर बिहार एज वेल एज फॉर इंडिया दैट वी हैड some empire like Mauryan Empire which also contributed in art and architecture of our time, और आज तक इसका इन्फ्लुएंस राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, ये सब हमने देखा ही है। तो इसके साथ मौर्यन आर्किटेक्चर खत्म होता है, फिर मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में।